नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की, जिसके अंतर्गत हम बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी गद्य पार्ट 2 एंड एचडी 02 की बात करने वाले हैं, जो कि कल होने वाला पेपर है। हमने पहले इसका वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन आप सबकी बेहद मांग पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर आंसर बताइए, उत्तर सहित पेपर हल कीजिए। इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके जितने सवाल है सबके उत्तर बता दिए गए हैं। सारे सवालों का हमने उत्तर सहित पूरा पेपर हल किया है। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, साथ ही एक एक उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए सारे उत्तरों का समावेश यहाँ पर हमने किया है। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्र, अपने भाई बंधु जो अपने आसपास जो भी बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो देखते हैं हिंदी गद्य भाग 2 पूरा पेपर हर सहित, ठीक है, दिया हुआ उत्तर सहित पूरा पेपर अभी देखिए, ठीक है ना। कल का पेपर यानी आज का ये पेपर, कल का ये पेपर आपको होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। पहले ये बताइए एचडी 02 पेपर का कोड है, ठीक है ना। हाँ, हिंदी गद्य भाग 2 कथा साहित्य 3 घंटे का होगा। खंड अ की बात करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो पहले सवाल फिर उत्तर की हम बात करेंगे। पहला सवाल है आंचलिक कहानी के धारा के प्रमुख कथाकार कौन है, ठीक ना। सुखदा और कल्याणी उपन्यास के लेखक का नाम। तो पहले सवाल का उत्तर बात करते हैं। तो पहला सवाल का उत्तर है आंचलिक कथाकार कौन थे, तो वह थे पनीश्वर नाथ रेणु। पहले का उत्तर क्या होगा, इतना, ठीक है ना। पनीश्वर नाथ रेणु ये कौन थे, आंचलिक कथाकार थे, ठीक है ना। ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा था इसके लेखक का नाम पूछा था, तो दूसरा सवाल था कल्याणी के लेखक। तो कल्याणी के लेखक है ना जितेंद्र कुमार। कौन है, जितेंद्र कुमार। दोनों सुखदा और कल्याणी, एक तो है सुखदा, एक है कल्याणी। दोनों उपन्यास के लेखक कौन है, जितेंद्र कुमार, ठीक है ना। हो गया, 2 सवाल यहाँ पर पूरे हुए। तीसरे सवाल की बात करें, तीसरा सवाल देखते हैं अपन। तीसरा सवाल था पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने हरकू के चरित्र को किस रूप में प्रस्तुत किया है। और चौथा सवाल है पुरस्कार कहानी में मधुलिका के खेत को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया गया। तो दोनों को उत्तर की बात करते हैं। तो देखिए तीसरे सवाल का उत्तर ए रहा, ठीक है, कि हल्कू पुंछ की रात का केंद्रीय चरित्र है। सबसे आप पुंछ की रात केंद्रीय चरित्र कौन है, हल्कू। वह गरीब किसान है, उसके पास कुछ खेती लायक जमीन है। जमीन कितनी है इसका विवरण प्रेमचंद ने नहीं दिया, लेकिन हल्कू की आर्थिक स्थिति से अनुमान लगा सकते हैं कि वह बहुत ही मामूली है, हैसियत का किसान है और खेती योग्य जमीन भी बहुत कम होगी। यानी हल्कू के खेती के बारे में यहाँ बात की गई थी, ठीक है। अगला सवाल, चौथे सवाल की बात करते हैं, ठीक है ना। मधुलिका, ठीक है ना। तो जो खेत था एक खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। क्या दिया गया था, तो उसको बीज देने का क्या दिया गया था, बीज देने का सम्मान दिया गया था। यही उत्तर, यहाँ तक कि आपको उत्तर लिखना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर आपको उत्तर खत्म करना है। देख लो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, बस इतना ही उत्तर लिखना है, ठीक है ना। हाँ, अगली व्यवस्था आपको नहीं लिखनी, ठीक है, यहाँ तक उत्तर लिखना है, ठीक है। ये 4 सवाल पूरे हुए। 5वें का उत्तर है, 5वां सवाल देखिए, परमात्मा का कुत्ता कहानी के रचयिता कौन है। शिव की दावत कहानी का उद्देश्य संक्षिप्त में लिखिए और प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की 2 सामाजिक समस्याएं बताइए। तो इन सवालों के उत्तर हम देखते हैं। तो 5वें सवाल का उत्तर देखते हैं। पहले 5वें सवाल का ए रहा, परमात्मा का कुत्ता कहानी के लेखक है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश, इसके द्वारा लिखी गई है। साथियों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ आई के में मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े और आपको ये पीडीएफ मिल जाए, ताकि आप प्रश्न और उत्तर दोनों अच्छी तरह से याद कर सकें। अगला सवाल था अपना 5वां, छठा, ये देखो, भीष्म कहानी की शिव की दावत का मुख्य उद्देश्य। देखो, शिव की दावत का उद्देश्य पूछा गया, तो मुख्य उद्देश्य था मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी
महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्ते के विघटन को उजागर करना है। ठीक है, अगला सवाल था उसका देखते हैं, जो कि निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या थी। तो निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्या देखिए, निर्मला उपन्यास में दहेज की समस्या सबसे मुख्य, जो प्रेमचंद ने लिखा था निर्मला निर्मला जो उपन्यास था उसकी समस्या बताई थी। तो पहली समस्या है दहेज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही थी, अपने यथार्थ रूप में सामने आई है। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि दहेज ही विवाह का मुख्य आधार बन गया है। दहेज लेने में सहमत माता पिता अपने पुत्री के लिए योग्य से योग्य वर खो सकते हैं, लेकिन धनाभाव में पुत्री का विवाह उसके लिए कठिन समस्या बन जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता थी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। साथियों, जो गद्यांश वाले उत्तर हैं तो उनकी व्याख्या हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिली, इसलिए हमने दूसरा, तीसरा, चौथा गद्यांश के सवाल इसमें ऐड नहीं किए हैं। बाकी जितने भी सवाल हैं जो सिद्ध प्रश्न पूछे गए हैं सबके उत्तर हमने यहाँ पर दिए हैं। तो पांचवा सवाल है, कहानी, पुरानी कहानी और नई कहानी में अंतर समझाइए, उपन्यास के विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो पहले इन दोनों का उत्तर देखते हैं, फिर बाकी का देखेंगे। तो पांचवा सवाल, पुरानी कहानी और नई कहानी में अंतर। तो देखिए ये रहा, हाँ, पुरानी कहानी और नई कहानी में अंतर दिया वही है। ठीक है ना, तो देखिए थोड़ा सा 2 लाइनें बड़ी हैं। तो देखिए पुरानी कहानी, पहले पुरानी कहानियों की बात करते हैं। पुरानी कहानियों में कला की दृष्टि से नियमों का पालन नहीं किया जाता था, जबकि आधुनिक कहानी, आधुनिक यानी नई कहानी में तमाम तरह के नियमों का पालन किया जाता है। मुख्य अंतर है, ठीक है ना, पहले नियमों का पालन नहीं होता था, लेकिन अब जितनी भी कहानियाँ होती है वो नियमों के पालन करती हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, पुरानी कहानी में भूमिका और प्रस्तावना आदि को महत्व दिया जाता था। ठीक है, दूसरा मुख्य अंतर है कि पुरानी कहानी भूमिका और प्रस्तावना को अंतर दिया जाता था, यानी महत्व दिया जाता था, जबकि आधुनिक कहानी में भूमिका अथवा प्रस्तावना के लिए कोई जगह नहीं है या नहीं होती। ठीक है, ये था इसका मुख्य अंतर। अगले सवाल की बात करते हैं, उपन्यास के प्रकार। तो अतः देखिए, विद्वानों ने घटना प्रधान उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, आंतरिक उपन्यास इत्यादि को मुख्य भेद माना है। ये मुख्य मुख्य प्रकार है, ठीक है ना, ये उपन्यास के मुख्य मुख्य प्रकार हैं। इसके अलावा भी कुछ उपन्यास हैं जिनकी बात हम करते हैं, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए उपन्यास का भेद कौन सा है, उपन्यास के प्रकार, ये तो सारे उपन्यास के प्रकार हैं, जिसमें सामाजिक, तिलिस्मी, एआईडी, जासूसी, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, आदर्शवादी, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, जनवादी, समस्यावादी आदि प्रमुख हैं। आकार के आधार पर भी बृहद या व्रत होता है, क्या होता है, व्रत या महाकाव्यात्मक लघु उपन्यास जैसे इसके भेद किए जा सकते हैं। ये इसका उत्तर छठे सवाल का, ठीक है ना, उपन्यास के भेद अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत सारे कमेंट आ गए थे, तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी भी आपके फ्रेंड मित्र हैं वह भी इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखते पहले अगला सवाल है कौन सा। तो अगला सवाल था, वो था, ये था, पत्नी कहानी प्रमुख पात्र कौन कौन है, उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। अगला, पुरस्कार शीर्षक कहानी की सार्थकता बताते हुए कहानी की क्या लिखनी है, मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब 7वां और 8वें सवाल की बात करते हैं। कहानी, पत्नी कहानी प्रमुख पात्र। तो देखिए ये हो गया, ये 6वां हो गया। तो देखिए, हाँ, इसमें जो मुख्य थी स्त्री थी, स्त्री का नाम था सुनंद्रा और पति का नाम था कालिंदी चरण। ठीक है, कालांतर में कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ बहस करता हुआ कमरे में प्रवेश करता है। उनकी बहस का विषय देश की आज़ादी, हिंसा, अहिंसा एवं नीति अनीति और पत्नी सुनीता पति का शुभ साथी हैं। आपको पत्नी कहानी के मुख्य पात्र 2 जने हैं, एक तो ये नाम लिखना है और यहाँ तक ही उत्तर लिखना है। ठीक है ना, ये 7 का उत्तर है। ठीक है, स्त्री का नाम था सुनिंद्रा और पति का नाम था कालिंदी चरण। 8वें सवाल की बात करते हैं।
तो देखिए 8वीं सवाल है, पुरस्कार कहानी का केंद्रीय भाव। तो देखिए यह कहानी प्रेम और संघर्ष की कहानी है। इस कहानी की नायिका मधुलिका है। कौन थी? मधुलिका। ठीक है, वह अरुण नामक व्यक्ति के प्रेम में आसक्त हैं, साथ ही जन्मभूमि के प्रति भी उसमें अपार भक्ति है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं अच्छे से। हाँ हाँ, देखो हमने अभी तो 5वें सवाल, 6ठे, 7वें, 8वें 4 सवाल की बात कर ली है। 9वां सवाल है महापुर उपन्यास में। तो इस उपन्यास में जो दिए गए हैं ये सवाल हमें स्पष्ट रूप से इसका आंसर नहीं मिला, इसलिए हमने इसका उत्तर नहीं बताया। बाकी जितने भी सवाल है उसका आंसर हमने बता दिया है। अगले सवाल की बात करते हैं हम अभी। ठीक है ना, तो यहाँ तक 8 सवाल आंसर बता दिए, 9वां का हमने बताया नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट स की। तो देखिए स खंड के अंतर्गत पहला 10वां सवाल है, उसने कहा था कहानी के परिवेश को समझाते हुए लहना सिंह के चरित्र को उद्घाटित कीजिए। ठीक है ना, जो कि 14 नंबर का सवाल, इसलिए ये सवाल थोड़ा बड़ा होगा, इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा होगा। तो देखिए इसका आंसर, हाँ एक मिनट, हाँ ये था, उसने कहा था कहानी की समीक्षा। तो इसके लेखक है, उसने कहा था वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब इसके अंदर सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए पहला, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी की मुख्य संवेदना यह है कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहने को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। अब बलिदान किसने दिया था उसकी बात मुख्य है। तो देखिए उसने कहा था कहानी का पात्र कौन था? लहना सिंह ही, लहना सिंह। ठीक है, ऐसा ही व्यक्ति है। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह के प्राण की रक्षा की। ऐसा लहना सिंह ने सूबेदारी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्राणोत्सर्ग किया था, जो लघु लघु को रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, आगे को प्राण जाए पर वचन ना जाए को चरितार्थ करता है। उसने कहा था कहानी का शीर्षक भी है जो शिष्य को सार्थकता प्रदान करता है। तो लहंगा सिंह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, इनके चरित्र के बारे में यहाँ बात कर दी गई है। ठीक है, आगे कथानक किसी भी कहानी का महत्व तत्व माना जाता है। कथानक का निर्माण घटनाओं और पात्रों के पारंपरिक सहयोग से होता है, जो द्वंद्व रूप में परिवेश में विद्यमान रहती हैं और जिसको साहित्यिक का कार्य कारक संबंध पर विकसित करता है। उसने कहा था कहानी का कथा का 5 अंगों में विभाजित है। इसका कथा का लहना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। मुख्य बात है, ठीक है ना, लहना सिंह ने क्या दिया था इस कहानी में? त्याग और बलिदान पर आधारित है। तो 14 नंबर का सवाल है, इसलिए इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये पूरा इसका उत्तर है। साथियों आप इस चैनल की पीडीएफ अवश्य प्राप्त करें, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए अगला सवाल, तो अगले सवाल की हम बात करते हैं पहले। तो देखिए एक सवाल है 11वां, नीलकांता का सफर कहानी के तत्वों के आधार पर विवेचन कीजिए। 12वां वापसी कहानी 2 पीढ़ियों के संस्कारों के टकराव की कहानी है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो 11वें सवाल की हम बात करें तो 11वें सवाल का उत्तर देखते हैं पहले। हाँ, ये 11वां सवाल का उत्तर, नीलकांत सफर कर रहे थे चूंकि वह जनता थे इसलिए थर्ड क्लास में सफ़र कर रहे थे, और चूंकि वह थर्ड क्लास था इसलिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे का आखिरी कंपार्टमेंट था। बाकी ट्रेन या जो फर्स्ट थी या समय यान या आरक्षण था या कुछ और। इतना ही आंसर हमें मिला है। ठीक है ना, हमें उम्मीद होगी कि आप इनका आंसर आपकी जो पुस्तक दी हुई है उसमें अच्छी तरह से आप नीलकांत का जो सफ़र है वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं जिसका उत्तर है 12वीं का। हाँ, वापसी कहानी का सवाल था उसकी बात कर रहे हैं, जो 12वां सवाल था। तो 12वें सवाल का ये उत्तर है। ठीक है ना, तो देखिए वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के इस दौर में 2 पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव व टकराव का लेखा जोखा प्रस्तुत है। वापसी कहानी में कौन सी है? 2 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के
कटु अनुभवों का चित्रण किया गया है। ठीक है ना, इन मुख्य इसकी बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये था। ठीक है ना, ये सवाल पक्का एग्जाम देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है ना, इसके 13वें के अंतर्गत आपको मधुलिका का चरित्र चित्रण करना है, आशा अमरधन कहानी का परिवेश व संवेदना, महाभोज उपन्यास का कथानक और समकालीन कहानी। चारों को उत्तर हम बताने वाले हैं, अच्छी तरह से इसको देखिए और इसको सुनिएगा। तो देखिए, पहला मधुलिका का चरित्र चित्रण, देखिए ये पहले मधुलिका। ठीक है ना, 13वें के पहला, ये 13वें का कौन सा है, पहला सवाल है। ठीक है, देखिए पहला सवाल 13वें का, मधुलिका एक स्वाभिमानी और देशभक्त हैं। वह अपनी भूमि से इतना अधिक प्रेम करती हैं कि उसे कभी नहीं बेचना चाहती। मधुलिका एक बहुत ही परिश्रमी और श्रम करके जीवन यापन करने वाली स्त्री हैं। आगे, यह एक विवेकपूर्ण नारी हैं। यही कारण है कि जिस वजह से उन्होंने राजकुमार अरुण द्वारा प्रस्तुत प्रेम प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। ठीक है ना, ये था मधुलिका का जीवन चरित्र, यानी वो उसका चरित्र किस प्रकार था। 13वें का पहले का उत्तर हमने यहाँ पर बताया। अब बात करते हैं 13वें सवाल के दूसरे सवाल की, आशा अमरनाथ कहानी की मूल संवेदना। तो क्या थी आशा अमरनाथ की मूल संवेदना, तो देखिए, आशा अमरधन कहानी की मूल संवेदना यह है कि धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम और सम्मान। कौन है, प्रेम और सम्मान। ये इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मुख्य लाइन है, ये अवश्य आपको याद होनी चाहिए। कहानी में आशा एक गरीब परिवार से हैं और अमर एक अमीर परिवार से हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, लेकिन अमर के माता पिता उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। वे आशा को अपमानित करते हैं और उसे पैसे के लिए प्रेम करने का आरोप लगाते हैं। आशा को इससे बहुत दुख होता है, परंतु वह अपने प्रेम को नहीं छोड़ती हैं। ये आशा कहानी की जो है इसकी मूल संवेदनाएं, मूल बात बताई गई हैं। ये था 13वें का दूसरे का उत्तर, 13वें का दूसरे का उत्तर हमने बात की। अब बात करते हैं 13वें सवाल की तीसरे भाग की। ठीक है ना, हाँ, कहानी विशु की मौत की घटना से प्रारंभ होती है। सरोआ गांव की हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। विशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम प्राधिकारियों को सौंपना और बस्ती के लोगों को न्याय दिलाना था। ठीक है, अगला 13वें का चौथा, समकालीन कहानी। ये 13वें सवाल का चौथा सवाल, समकालीन कहानी क्या है। तो देखो, समकालीन कहानी वे आमतौर पर उसी समय अवधि में घटित होते हैं जब पाठक जी रहा होता है, यानी वर्तमान में ही घटित होती है। समकालीन का मतलब होता है वर्तमान, उन चीज़ों के साथ जो वर्तमान में हैं या उसी समय अवधि में घटित हो सकती हैं। समकालीन श्रेणी में अनौपचारिक और सामाजिक संवाद और कभी कभी क्षेत्रीय बोलियां भी शामिल हैं। ठीक है ना, तो ये हमने बात की पूरे पेपर की अ ब स खंड की हमने बात की। ये 13वें का चौथे का उत्तर हुआ। तो कुछ और मुख्य सवाल बताए थे, उनकी भी हम बात करते हैं। तो पहला देखिए, प्रेम की छाया और सन्यासी उपन्यास के रचयिता कौन है, नाम बताना, और आंचलिक कहानी किसे कहते हैं। दोनों की बात करते हैं, प्रेत की छाया। ठीक है, प्रेत की छाया। तो देखिए, इसके उपन्यास का नाम किसने लिखी है, तो एरा प्रेत की छाया। ठीक है ना, तो दोनों उपन्यास के जो लेखक है वो है ज्योतिन्द्र नाथ। कौन है, ज्योतिन्द्र नाथ। ठीक है, आंचलिक कहानी, तो देखिए ये आंचलिक कहानी। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ से आपको उत्तर लिखना है, किसी अंचल यानी निश्चित भूभाग निवासियों का रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज तथा लोक संस्कृति को जिस कथा में दर्शाया गया हो उसे आंचलिक कथा या आंचलिक कहानी कहा जाता है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है। ठीक है ना, ये है आंचलिक कहानी की परिभाषा। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, उसने कहा था कहानी के मूल भाव लिखिए। पुरस्कार कहानी के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बताइए। ठीक है, तो दोनों की बात करते हैं, तीसरा और चौथे सवाल की। तो देखिए, तीसरा सवाल के उत्तर, हाँ, उसने कहा था कहानी के मूल संवेदना।
ठीक है ना। क्या तो उत्तर देखिए, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना है निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। ये इसकी मुख्य लाइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उत्तर इतना ही है साथियों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कर लो इसको। उसने कहा का मूल संवेदना क्या है, निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। इसके अंतर्गत लहना सिंह की बात की गई है, क्योंकि लहना सिंह बचपन में अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्संग करता है और अपने वचन दिया था, जो उसके वचन दिया था उसके पालन में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, ठीक है। चौथे सवाल की बात करते हैं। तो मुख्य पात्र, तो पुरुष का कहानी की प्रधान पात्र और नायिका थी वह थी मधुलिका। कौन थी, मधुलिका, ठीक है। और दूसरा पात्र था वह था अरुण। कौन था, अरुण, ठीक है। ये इसकी 2 सवाल की बात हो चुकी है। अगला सवाल था 5वां, परमात्मा का कुत्ता कहानी वध व्यक्ति स्वयं को और सरकारी कर्मचारी किस नाम संबोधित करता है, ये जो कि अब ये सवाल इसको हमने बहुत बार ढूंढा लेकिन ये निश्चित रूप से हमें नहीं मिला, तो इसका आंसर हम नहीं बता रहे। छठे क्या बता रहे हैं, अमरलाल नागर के 2 उपन्यासों के नाम अभी बता रहे हैं। बुद्ध का कांटा और सूक्ष्म जीवन कहानी के कहानीकार का नाम, दोनों की कहानी का एक ही है, ठीक है। तो बात करते हैं छठे सवाल की। तो छठे सवाल का उत्तर देखिए, ये रहा छठा सवाल का उत्तर। 1 मिनट साथियों, हाँ हो चुका है। पहला था उपन्यास वाला। तो देखिए इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, ठीक है ना। कोई भी 2 उपन्यास आप याद कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ का, एक तो है महाकाल से भूख शीर्षक, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, ठीक है ना। इतने सारे इनके उपन्यास बताए गए हैं। कोई भी 2 उपन्यास आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे, हाँ, बुद्ध का कांटा किसकी है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। दोनों कहानियों के लेखक एक ही है, कौन है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ठीक है। ये 8वां सवाल, हमने जो भी 7वां सवाल था उसकी बात की है, ठीक है। आगे नीलमरा, 1 मिनट सवाल देखते पहले। हाँ, यहाँ तक हमने बात कर ली, ठीक है ना। 7 सवाल अपने खत्म हो चुके हैं। अब जो गद्यांश है, गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या निश्चित रूप से हमें नहीं मिली, इसलिए हमने गलत उत्तर ना बताते हुए इसका आंसर नहीं लिया है। जो 530 दूसरा, तीसरा, चौथा 3 गद्यांश आएंगे जिसकी व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। 5वें सवाल की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए 5वां सवाल है वह है निर्मला उपन्यास के पति पात्र को स्पष्ट कीजिए। छठा है पूंछ की राज कहानी के परिवेश एवं वातावरण का चित्रण कीजिए। और 7वां है कहानी के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो 5वें और छठे सवाल की आप बात करने वाले हैं। तो 5वें सवाल का उत्तर है, तो देखिए 5वें सवाल का उत्तर है वो, हाँ ये 5वें सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। तो देखिए निर्मला भारतीय समाज में विवाह और दहेज प्रथा की दुखता व मानविक कहानी है। उसका चरित्र निर्मल है किंतु फिर भी समाज से उसे अनादर एवं अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। इस उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह और तथा देश प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करता है, ठीक है ना। ये 5 का उत्तर यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है ना। और ये लाइन जो दी गई है अंडरलाइन की गई है पहले से ही, तो इस लाइन को अच्छी तरह से आपको लिखना है कि निर्मला उपन्यास क्या लक्ष्य अनमेल विवाह और देश प्रथा, ठीक है, 2 लिखना है। छठे सवाल की बात करते हैं। तो छठे सवाल के उत्तर है ये रहा। इसी तरह प्रेमचंद की कहानी पूछ की रात, कौन लेखक है, प्रेमचंद, ठीक है। किसान की स्थिति का प्रमाणिक दस्तावेज है। इसमें उसकी ऋण ग्रस्तता, मौसम की मांग, कर्ज चुकाने की असमर्थता, किसान का परिवेश व पशु के साथ रिश्ता, कृषि से हताश और उब महिलाओं का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने में केंद्रीय योगदान समझा जा सकता है, ठीक है। इसके वातावरण की जो समस्या थी वो इसमें बात की गई है, ठीक है। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आगे चलते हैं, ठीक है ना। तीसरा सवाल गद्यांश, इसके हमने की बात, चौथा, ठीक है ना। अब 5 की बात हमने कर ली है, छठे की बात हमने कर ली है। आगे देखते हैं। तो 7वां सवाल है कहानी के प्रमुख तत्वों का वर्णन की। साथ ये सवाल स्पष्ट नहीं मिला इसलिए उत्तर हमने इसका नहीं बता रहे, ठीक है। 5 छठा हो गया। अब बात करते हैं 8वें सवाल की। 8वां सवाल है मनोविज्ञानिक उपन्यास कला पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। कुछ सवाल वो के वो जिसका उत्तर हमने आगे बता दिया, तो बार बार हम उत्तर नहीं बताएंगे। अब 8वें का उत्तर बताएंगे, मनोविज्ञानिक उपन्यास कला पर प्रकाश। तो मनोविज्ञान उपन्यास कला क्या होती है, तो देखिए एला, हाँ ये है डॉक्टर
हरदयाल के शब्दों में कहे तो हिंदी में सामान्यतः उन उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है जिसमें तो कौन से मनोवैज्ञानिक उपन्यास होंगे, तो देखिए जिसमें मनुष्य के बाह्य क्रियाकलाप को महत्व न देकर उसके मानसिक क्रियाकलाप को महत्व दिया जाता है। यानी बाहरी क्रियाकलाप को नहीं, उसके व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप महत्व दिया जाता है, वह होता है मनोविज्ञान उपन्यास। ठीक है, आगे। और यह मानसिक क्रियाकलाप असामान्य मनोविज्ञान अथवा मनोविश्लेषक शास्त्र के अनुकूल हैं। ठीक है, तो ये हमने 8वें सवाल की बात कही है। 9वें सवाल का उत्तर हमें नहीं मिला तो हम नहीं बता रहे। अगले सवाल जो पेपर में था वो हम बात करते हैं मुख्य सवाल की। प्रेमचंद युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए और ऐतिहासिक उपन्यास से आप क्या समझते हैं। साथियों, पहला सवाल अति वेरी इंपॉर्टेंट है साथ, पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा कल। ठीक है ना, कल वाला पेपर ही हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, हाँ, प्रेमचंद युग के कहानीकार। बहुत सारे कहानीकार, 2 नाम याद करने, कौन कौन, देखो, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, विश्वभर नाथ शर्मा, ठीक है, और श्री सुदर्शन। ठीक है ना, तो इतने सारे आप में इनमें से कोई 2 एग्जाम पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक जो उपन्यास किसे कहते हैं, देखो ऐतिहासिक उपन्यास की परिभाषा है, उपन्यास साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी भी कालखंड विशेष की प्रख्यात कथा का चित्रण हो। वैसे तो किसी भी कालखंड विशेष का चित्रण ऐतिहासिक उपन्यास हो सकता है। यह है ऐतिहासिक उपन्यास की परिभाषा। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल है कहानी और उपन्यास में अंतर। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहानी उपन्यास क्या अंतर है। चौथा, पूंछ की राज कहानी में हल्कू के चरित्र को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसका उत्तर हमने बता दिया है। पुरस्कार कहानी में मधुलिका ने पुरस्कार को अस्वीकार क्यों कर दिया था। ठीक है, वो प्रेम वाली अनु वाली बात यहाँ पर बतानी है। तो पहले देखते हैं तीसरे सवाल का उत्तर। तो देखिए तीसरे सवाल का उत्तर है वो पहले देखते हैं। हाँ, कहानी और उपन्यास, पहले बात करते हैं कहानी में। एक कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन के केवल एक खंड का चित्रण किया जाता है, जबकि उपन्यास में उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन एवं विचारों का चित्रण किया जाता है। ये इसका मुख्य अंतर है, किसमें, कहानी और उपन्यास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कहानी में तो केवल एक खंड का चित्रण होगा व्यक्ति के, लेकिन उपन्यास में उसके जीवन के संपूर्ण जीवन और उसके संपूर्ण विचारों का चित्रण किया जाता है। आगे, एक कहानी में गति की तीव्रता होती है परंतु उपन्यास की गति अत्यधिक धीमी एवं विस्तारित होती है। यानी कहानी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन उपन्यास जो होगा उसकी गति बहुत धीमी होगी और बहुत विस्तार से होती है। आगे अगला सवाल है, देखिए जो अभी हमने बात की। तीसरे का उत्तर मैं बता दिया अभी, कहानी उपन्यास में अंतर। चौथा पांचवा पहले हमने बता दिए थे। छठा जो कि पहली बार आया, शिव की दावत कहानी में सामनाथ के चरित्र की कौन सी विशेषता सामने आई है। तो देखते हैं छठे सवाल का आंसर। तो देखिए छठे का उत्तर ये रहा। हाँ, इस कहानी में सामनाथ एक दिखावटी पात्र के रूप में उभरता है। कौन सा उभरता है, दिखावटी पात्र के रूप में उभरता है। मुख्य लाइन ये है, वह बाहरी ताम झाम में विश्वास रखता है, इसलिए शिव को दावत पर आमंत्रित करने पर वह उसे अपने बड़े होने का एहसास कराना चाहता है। आगे, वह शिव को दिखाना चाहता है कि वह किसी से भी कमजोर नहीं है। ये इसकी मुख्य विशेषता है, मुख्य बात बताई गई है किसकी, सामनाथ की। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए सातवां कहानी वापसी कहानी केंद्रीय पात्र का नाम। अभी हमने बात कर दी थी, इसकी बता दिया था उत्तर। 8वां प्रेमचंद के 2 उपन्यासों का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, प्रेमचंद के 2 उपन्यास। तो देखते हैं प्रेमचंद के 2 उपन्यास कौन कौन से हैं। हाँ, तो देखिए प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कोई 2 याद करने, आपको बहुत सारे उपन्यास हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदारा आदि लगभग 1 दर्जन उपन्यास। ठीक है ना, इन सब में कोई भी 2 नाम आप याद कर सकते हैं। ये प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। ठीक है ना, बाकी ये भी है, पूछ की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी। ठीक है ना, आपको 2 याद करने हैं। ठीक है, आगे दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा जो कि आपको व्याख्या वाले सवाल है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता रहे। 5वां सवाल है मनु भंडारी वाला, इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं मिला, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं जो कि हमें मिला है। 1 मिनट,
हाँ, माँ बोझ उपन्यास में समाज की, तो देखिए ये थोड़ा सा उत्तर मिला हुआ है, आ चुका है। माँ बोझ उपन्यास का उद्देश्य इसमें किस बात की है, तो देखिए इस उपन्यास में मनु भंडारी ने आपातकाल के बाद भारत की राजनीतिक परिदशा का प्रामाणिक चित्रण किया है। माँ बोझ की मूल समस्या राजनीतिक विकृति हैं। इस उपन्यास में भारतीय राजनीति में व्याप्त सर्वाधिता, जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के साथ साथ राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ की भी गहन पड़ताल की है। साथियों, यदि आप ये उत्तर लिखते हैं तो आपको लगभग 7 नंबर का सवाल होगा तो 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका ये हमें नहीं मिला, इसलिए जितना हमें मिला हम लेकर आए हैं। छठा सवाल है, उपन्यास के तत्वों के आधार प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास की समीक्षा कीजिए। उसने कहा था कहानी प्रमुख पात्र लहका सिंह चरित्र की विशेषता, ये हमने बता दिए, ठीक है। बलिदान इसकी थी, ये पहले इसका उत्तर मैंने बता दिया, इसलिए हम वापस इसका उत्तर नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए छठा सवाल, ठीक है ना, 1 मिनट, इन सब के उत्तर हम बता चुके हैं। प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास पहले सवाल आ चुका है, इसलिए उत्तर बच चुका है, बता दिया गया है। 7वां उत्तर बता दिया गया है, वही देखें लहना सिंह जो पहले हमने उत्तर बताया था 5-10 मिनट पहले, वही उत्तर इसका आंसर होगा। 8वां, हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन पर एक लेख लिखिए, ये सवाल पहली बार आया, तो इसका उत्तर हम देखते हैं अभी। हाँ, तो देखिए हिंदी कहानी में आंदोलन शुरू से ही होते रहे हैं, प्रेमचंद से, ठीक है ना, प्रेमचंद से लेकर अब तक उसने कहानी को विकास की दिशा ही मिली है। हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों का यह इतिहास रहा है कि वही आंदोलन अपना स्थायी प्रभाव छोड़ सके, जिनके मूल में साहित्य चिंता और जीवन चिंता रही हैं, ठीक है। तो साथियों, ये था अपना अंतिम सवाल। नवा सवाल है, परमात्मा का कुत्ता कहानी पदी का परिवेश का चित्रण कीजिए, जिसका उत्तर हमने पहले बता दिया गया है। तो ये था अपना आज का पूरा पेपर HD 02, ठीक है ना, जो कि कल होने वाला है। साथ ही इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो उसको अभी ज्वाइन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप है, उन सब में इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।